यहाँ पे हूँ, मैं स्टेशनरी पॉइंट हूँ क्योंकि मैं अभी रेस्ट पोजीशन में हूँ। which is the current position how I'm in rest position and when I came in the on the reference point का मतलब यही होता है जब एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पॉइंट से आके रेफरेंस पॉइंट तक आ जाए। वो क्या मतलब जब एक ऑब्जेक्ट एक रेस्ट पोजीशन से आके मोशन की पोजीशन में आए, उसको मैं कहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको ऐसे मतलब तोड़ने की कोशिश करता हूं, ये बेंड नहीं हो रहा है, यू जस्ट सी दीज थिंग्स, ये बेंड नहीं हो रहा है, तो मैं इसको कह रहा हूं कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जो पार्टिकल्स इसमें है वो लूजली नहीं है, वो टाइटली पेक्ड है। हर कोई अपना ही जिंदगी में जहर खोलेगा, वो तेरे मेरे इश्क दे उत्ते दुनिया झुकेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि जो जे डॉल्टन है ना, उसको हम कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। और क्यों फादर ऑफ केमिस्ट्री कह चुके हैं? क्योंकि उन्होंने एटॉमिक थ्योरीज दी है, ड्रॉबैक्स दी है, बहुत सारी चीजें। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग हिम फादर ऑफ द केमिस्ट्री। एंड आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, केमिस्ट्री पता है, आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हमें याद रखना है कि जे डॉल्टन को हम पहले यहाँ पे देखेंगे। देखो, जे डॉल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। एटम क्या होता है? मैं कहता हूं एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसको हम फर्दर फिर ब्रेक नहीं कर सकते, फर्दर तोड़ नहीं सकते, उसको मैं कहता हूं एटम। तो जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी ना, इसने कहा एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर। देखो, डाल्टन ने कहा कि ये जो एटम होता है ये इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। अब इंडिविजिबल का मतलब यह आता है कि अनब्रेकेबल, जो जिसको हम ब्रेक ही नहीं कर सकते। ये किसने कहा? डाल्टन ने। और उसके बाद डाल्टन ने कहा ये जो एटम्स होते हैं ना, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का मतलब यही है जो छोटे छोटे होंगे, वही इसका मतलब है। क्योंकि जो एटम्स बने होते हैं ना, जो मतलब पार्टिकल होते हैं, वो बहुत स्मॉल होते हैं। इसमें थर्ड पता, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, मैं आपको बताता हूँ एलिमेंट्स कितने हैं, बहुत सारे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, सोडियम, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, बोरान, कॉपर, जिंक, व्हाट्स आउट देयर इज अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स। अब मैं अगर एग्जांपल लेता हूं ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन की हम एग्जांपल लेंगे तो ऑक्सीजन बना होगा ऑक्सीजन एटम्स का, कार्बन बना होगा कार्बन एटम्स का, हाइड्रोजन बना होगा हाइड्रोजन एटम्स का, और ऐसे ऐसे हीलियम बना होगा हीलियम्स का। तो यही कंसेप्ट था। डाल्टन ने कहा कि एलिमेंट जो होंगे वो बने होंगे अपने ही एटम्स के। ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ इट्स ओन एटम्स। वो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स है वो अपने एटम्स के बने होंगे। और फिर उसके बाद जो पॉइंट था दैट वाज डिफरेंट एलिमेंट्स। लेकिन उसके बाद यहां पे जो था ना, डाल्टन फेल हो गया, क्योंकि इस पे रिसर्च हुई तो फिर ये देखा गया कि डिफरेंट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स। लेकिन जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स है ना, वो बने हैं मुख्तलिफ एटम्स के, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। तो इंशाल्लाह आप सपोर्ट कर दीजिए, वी विल लर्न ऑल द थिंग्स। तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो, पहला उसमें सेल आपको मिलता है 9th में, तो आप वहां पे कंसिडर कर, आप बोलते हो द फादर ऑफ द सेल इज रॉबर्ट हुक, but he gave the concept of cell, not he was not the father of cell. Why I'm telling that? Anton von Leeuwenhoek was the father of the cell because he discovered, he proved that in 1674 he proved free bacteria cells and in insects whatsoever he proved. Also he proved human sperm cells in we people in 1678. But I am not I have not go to there because the concept is related to the chemistry. तो मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पे रॉबर्ट हुक ने ये कंसेप्ट दिया कि सेल के बारे में। यहां पे भी डाल्टन ने भी कंसेप्ट दिया था, तो इसी के लिए हम इसको ये मानते। लेकिन फिर बहुत सारे बंदे आए, उन्होंने इस पे रिसर्च की और कहा कि ये जो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं ना, ये बने होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो ये हो गया डाल्टन की थ्योरी। अब देखते हैं ड्रॉबैक क्या था। ड्रॉबैक, अगर इसने कोई थ्योरी दी, उसका ड्रॉबैक क्या था? तो पहला ड्रॉबैक जो था ना, वो था आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब क्या है? अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन जो उसका मास है वो वेरी हो जा रहा है, वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जस्ट वेट अ सेकंड, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं।
मैं यहाँ पे लिखता हूं, आप देखिए कैसे हम मास कैसे चेंज हो जाता है, तो वो मैं दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार्बन है C612 है, ये कार्बन 612 है। आप देख सकते हो एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास भी यहां पे सेम है, आप देखना। इसके बाद में यहां पे लिखता हूं C613, क्योंकि हम कह रहे हैं आइसोटोप्स की हम बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं आइसोटोप्स जब एलिमेंट होंगे और उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन उनमें क्या होगा कि जो मास होगा ना वो वेरी हो जाएगा। यहां पे आप देखेंगे यहां पे 13 है, यहां पे 12 है, फिर मैं लिखता हूं C614, C615। तो कहने का गर्ज यही है कि आइसोटोप्स ड्रॉबैक यही था। आइसोटोप्स का मतलब है कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास उसमें चेंज हो जाए, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद और एक ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक था कि आइसोबार्स क्या होते हैं। देखो आइसोबार्स मैंने कहा कि एटॉमिक नंबर भी सेम हो, मास भी सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो, मास सेम हो। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाता हूं, मैं अगर लिख लेता हूं एक एलिमेंट लिख लेता हूं मैं कैल्शियम, ठीक है ना, और इसको मैं लिखता हूं कैल्शियम 19/20। एलिमेंट डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, और यहां पे जो मास है ना वो सेम आ रहा है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोबार्स। अब यहां पे मैं आप और एक लिखता हूं, AR मेरे पास एक एलिमेंट है और इसको मैं लिख देता हूं 13, एंड यहां पे मैं लिख देता हूं 40, और इसके बाद मैं लिखता हूं कैल्शियम Cl, और उसके बाद में यहां पे 17 और उसके बाद यहां पे 14। तो ये हो गया आइसोटोप्स। तो आपको आइसोटोप्स भी समझ में आ गए, और जबकि मास तो सेम, मास तो चेंज नहीं होगा। यहां मैं लिख रहा हूं C614, या फिर मैं नाइट्रोजन लिखता हूं C614। ऐसी चीज आती है। तो ये हो गया, ये चीज आपको समझ में आई होगी। आइसोटोप्स क्या था, डाल्टन क्या था, डाल्टन ने क्या कहा। अब उसके बाद बढ़ते हो और एक कि इसने कहा, डाल्टन ने कहा कि मैटर जो है ना इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। बच्चे को ये चीज पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, लेकिन व्हेन इट कम्स एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट, एट द टाइम ऑफ व्हेन यू हैव टू स्पीक दैट व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं आपको ये चीज समझ रहा हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ये क्वेश्चन करो है कैसे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ऑब्जेक्ट, क्या है फिजिक्स में इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, या किसी भी बॉडी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको ऐसे मतलब तोड़ने की कोशिश करता हूं, ये बेंड नहीं हो रहा है, यू जस्ट सी दीज थिंग्स, ये बेंड नहीं हो रहा है, तो मैं इसको कह रहा हूं कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जो पार्टिकल्स इसमें है वो लूजली नहीं है, वो टाइटली पेक्ड है इसमें, और यही कारण है व्हेन पार्टिकल्स आर टाइटली पेक्ड इन एनी ऑब्जेक्ट देन वी कैन से दैट इट हैज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इसमें। अब अगर लिक्विड्स की बात करेंगे, सॉलिड्स में तो बहुत ज्यादा होता है। अब अगर हम लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड में एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स उतने ज्यादा लूजली पेक्ड नहीं होते। और एयर की बात करेंगे हम, तो उसमें उतने मतलब एज कंपेयर टू लिक्विड बहुत से कम हो जाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो उसके बाद डाल्टन ने यह भी कहा कि ये जो पार्टिकल्स है ना मैटर के, ये बहुत से छोटे हैं। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल्स है वो बहुत से छोटे हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप पार्टिकल्स को देख भी नहीं सकते हैं, है ना। तो आप देखो अगर हम एयर की बात करेंगे, ये देखो ये हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, इसमें देखो ये पार्टिकल्स लेकिन ये टाइटली पेक्ड है। अब अगर लिक्विड की बात करेंगे, सॉलिड था, अगर लिक्विड की बात करेंगे मे बी इट विल बी लाइक दिस, क्योंकि इसमें लूजली। अगर एयर की बात करेंगे ना आप, या गैस की, हाँ गैस की हम बात करेंगे, तो इसमें ऐसे रहेंगे। तो ये क्या हमें देता है कि ये कह रहा है कि जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत से छोटे हैं, वो बने होते हैं बहुत से छोटे के। तो उसके बाद हम बात करते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो भी हमने देख लिया।
और अब ये देखना है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ना वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझा देता हूं। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्सपेरिमेंट की, मैंने एक बाल्टी को लाया, मैं कह रहा हूं उसमें मैं 50 लीटर पानी डाल रहा हूं। फॉर एग्जांपल यू जस्ट सी द एग्जांपल, एक बाल्टी है फॉर एग्जांपल, इसमें मैं 50 लीटर पानी रख देता हूं, हाँ वाटर इसमें रख देता हूं। ये समझने की बात है, यहां से पानी है, तो ये पानी है, इधर से मैं ला रहा हूं ईंक ना, ये जो इन मार्कर्स में होती है ये ईंक में ला रहा हूं, ये मैं यहां से डालता हूं, ये बात समझने की है, ये मैं यहां से डाल रहा हूं। और अब मुझे ऐसे समझाना है कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। तो फिर क्या देखो, ये यहां पे मैंने ईंक डाली, अब ईंक डालने के बाद अगर इसका साइज इसमें नहीं हुआ, एक इसके साथ मिक्स नहीं होगी, देन ये टर्म फिर फेल हो जाती कि जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव नहीं करते। यहाँ के पार्टिकल्स यहाँ से, यहाँ के पार्टिकल्स यहाँ तक, ऊपर के नीचे, ऊपर के नीचे, तो ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। तो फिर ये इंक क्या हो जाती है, इसके साथ डिसॉल्व हो जाती है। अगर इंक नहीं इसके साथ डिसॉल्व होती तो ये टर्म ही गलत हो जाती, जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव नहीं करते हैं। यही चीजें देखनी होती है कि ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन मींस, यू हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स, वरना इंक ऊपर ही रह जाती, वाटर ऐसे ही रह जाता, तो इसका मतलब भी कुछ नहीं निकलता। और उसके बाद उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि हमने बताया पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है ना वो ये बहुत स्मॉल होते हैं। अब मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा कि स्मॉल का मतलब क्या होता है। देखो सॉरी, मैं आपको बता रहा हूं KMnO4 जिसको हम कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट यूनिट। मैं एक बाल्टी ला रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं एक बाल्टी ले रहा हूं, इसमें मैं पानी रख देता हूं, ठीक है ना, 100 लीटर में इसमें पानी रख देता हूं, और इधर से मैं क्रिस्टल्स 2 ला रहा हूं। क्रिस्टल्स 2 लाने के बाद मैं इसमें पानी डालता हूं, ये देखना छोटे छोटे। जब मैंने इसको क्रिस्टल मैंने इसमें डाला तो इसका कलर जो था ना वो पर्पल बन गया, इसका कलर पर्पल बन गया। जितना ज्यादा मैं इसको और करूंगा, इसमें से निकाल इस बाल्टी में से निकाल के फॉर एग्जांपल दूसरे में डालूंगा तो जो कलर होगा ना वो फेड हो जाएगा, वो थोड़ा चेंज उसमें आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है ना वो बहुत स्मॉल होते हैं। तो उसके बाद देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो सोडियम होते हैं ना, सोडियम या पोटेशियम, उसको हम रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो बहुत ज्यादा उसको क्या कहते हैं हम, कोरोजन रेजिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं कि जो जल्दी ही उसके साथ रिएक्ट करे। तो सोडियम एंड पोटेशियम और ऐसे गैसेस हैं जो ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट करे, इसलिए आप केरोसिन को फिर घर में रखते हो क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। और आपको मैं एक चीज भी बता दूं, एक ऐसी सब्सटेंस जो बनी होगी 2 एलिमेंट्स की जिसको हम होमोजेनियस सब्सटेंस कहते हैं, ऑलवेज उसमें कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, वो हमेशा क्या करती है, रेजिस्टेंट करती है दूसरे चीजों के साथ। तो ये थी जो ड्रॉबैक था या डाल्टन ने क्या कहा इसके बारे में, ये चीजें हमने देख ली। इंशाल्लाह हम ये भी देखेंगे। और मुझे एक क्वेश्चन आया था आप स्टूडेंट्स की तरफ से कि मोशन आप बता दीजिए, मोशन क्या होता है। बिल्कुल मैं बता देता हूं, मैंने इससे भी पहले एक वीडियो बनाया था मोशन पे, यू कैन सी। देखो मोशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं मोशन क्या होता है। देखो मोशन का मतलब होता है कि अभी मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है लेकिन मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा था, अब आपने पूछा तो मैं आंसर देता हूं। देखो मोशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं अभी कोई पोजीशन ही नहीं कर रहा हूं, मैं कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा हूं, तो मैं आई कैन से माई सेल्फ कि मैं किसी पोजीशन में हूँ, क्योंकि मोशन का मतलब ही है द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अब फिजिक्स में हम मूवमेंट, मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट को भी खींच सकते हैं। मैं यहाँ पे हूँ, मैं कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा हूँ, आई कैंट से माई सेल्फ द टाइम इन मोशन, नो आई कैंट से, बिकॉज व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन एंड कंटिन्यूअसली चेंजेस हिज पोजीशन और व्हाट वी कैन से दैट वो अपनी पोजीशन चेंज करे इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेशनरी थिंग्स। अब स्टेशनरी का मतलब क्या हो गया भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ,
मैं स्टेशनरी पॉइंट हूँ क्योंकि मैं अभी रेस्ट पोजीशन में हूँ बस कहीं पोजीशन हाँ आई एम इन रेस्ट पोजीशन एंड व्हेन आई कैम इन ऑन द रेफरेंस पॉइंट का मतलब यही होता है जब एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पॉइंट से आके रेफरेंस पॉइंट तक आ जाए। वो क्या मतलब जब एक ऑब्जेक्ट एक रेस्ट पोजीशन से आके मोशन की पोजीशन में आए उसको मैं कहता हूँ मोशन सिंपल आपको याद रखना है द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। एक बॉडी की मूवमेंट होगी व्हेन इट कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन, जब एक पोजीशन अपनी चेंज कर ले और उसके बाद स्टेशनरी पॉइंट से आके रेफरेंस पॉइंट तक आ जाए, इसको हम कहते हैं मोशन। अब देखो मोशन के भी फिर आपको पढ़ने हैं, इसमें आपको डिस्टेंस पढ़नी है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़नी है, स्पीड पढ़नी है और यूनिफॉर्म मोशन पढ़नी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यू हैव टू रीड ऑल द थिंग्स। इंशाल्लाह यू हैव टू कंप्रोमाइज विद माइंड। जितनी नॉलेज मुझे मिलेगी आई विल शेयर विद यू पीपल। सो फॉर दैट इट वाज टुडे अबाउट द लिटिल बिट and inshallah we will continue about the mathematics and science as well, and having hope you will like this video.